हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके स्पेशल बाय एसपी सर पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे बैंकिंग अवेयरनेस। जो रेगुलर बेसिस पे मैं जो क्लासेस ले रहा हूँ ऑनलाइन, उसमें बैंकिंग अवेयरनेस का हैशटैग की 7वां जो है वीडियो है। और इसमें जो है हम चर्चा करेंगे, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं आरबीआई, तो इसमें रिजर्व रेशियो ऑफ आरबीआई, सीआरआर और एसएलआर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसको समझने के पहले, सीआरआर एसएलआर को समझने के पहले हमको थोड़ा सा बैंक का जो ऑपरेशनल एक्टिविटी है उसको समझने का जरूरत है। तो जैसे बैंक एक तरह का जान रहे हैं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और एडवांसिंग लोन का काम करता है। तो बैंक जो जमा ले रहा है कस्टमर से, डिपॉजिटर से या कॉरपोरेट से या गवर्नमेंट से या किसी से भी जमा ले रहा है, तो उस टोटल डिपॉजिट को बोलते हैं एनडीटीएल। और इस एनडीटीएल में जो है एनडी मतलब है नेट डिमांड। तो नेट डिमांड जो है डिमांड डिपॉजिट होता है, सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट डिपॉजिट जो है कासा जिसको बोलते हैं। और टीएल लाइबिलिटी होता है, टाइम लाइबिलिटी, जिसमें एफडी आरडी शामिल होता है। तो बैंक का काम है जमा लेना और उधार देना। तो इस क्रम में बैंक जितना अमाउंट जमा लेता है उस सब को लोन नहीं देता है, बल्कि इसमें से एक अमाउंट को जो है वो रिजर्व के रूप में मेंटेन करना पड़ता है बैंकों को। तो ये जो रिजर्व्स है इसी एनडीटीएल का रेशियो होता है, इस डिपॉजिट का रेशियो होता है। तो ये जो रिजर्व्स है जिसको हम सीआरआर और एसएलआर के रूप में जानेंगे आगे, तो ये रिजर्व्स जो है ये क्या करता है, तो बैंकों के लिए एक तरह का सेफ्टी नेट प्रोवाइड करता है। बैंक जो लोन देता है उसके अगेंस्ट में अगर कोई एनपीए हो जाए, कोई डिफॉल्टर हो जाए या किसी तरह का लॉस हो जाए, तो ये रिजर्व्स बैंक को एक तरह से सेफ्टी प्रोवाइड करता है। फिर इस रिजर्व्स के माध्यम से आरबीआई क्या करता है, तो इन्फ्लेशन को चेक करने का प्रयास करता है। और इस रिजर्व्स में कमी बेसी के माध्यम से इन्फ्लेशन को चेक करना और इकोनॉमिक ग्रोथ को इंकरेज करना, ये सब चीजों को ध्यान में रखा जाता है। तो ये जो रिजर्व्स रेशियो है उसी को पढ़ना है हमको। तो जो रिजर्व्स होता है वो दो तरह का होता है। एक जो बैंक जो जमा ले रहा है उसका एक रिजर्व जो है आरबीआई के पास रखता है, कीप विथ आरबीआई। ये रिजर्व जो है आरबीआई के पास मेंटेन करता है बैंक, तो उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। मतलब जितना जमा ले रहा है उसका एक रेशियो जो है, एक हिस्सा जो है वो आरबीआई के पास कैश के फॉर्म में जमा कर देता है। और फिर जो रिजर्व्स कीपिंग विथ बैंक इटसेल्फ, मतलब रिजर्व्स का एक भाग जो है बैंक अपने पास रखता है, तो उसको बोलते हैं एसएलआर। तो सीआरआर एसएलआर अब आपको समझ में आ गया होगा कि रिजर्व्स जो बैंक जमा ले रहे हैं उसका एक हिस्सा आरबीआई के पास मेंटेन कर रहे हैं रिजर्व के फॉर्म में, और दूसरे हिस्से को अपने पास बैंक कर रहे हैं। तो जो आरबीआई के पास किया जा रहा है उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, और जो बैंक अपने पास करते हैं उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो अब ये जो एट प्रेजेंट देखिएगा कि सीआरआर कितना है, तो 3% है, और एसएलआर कितना है, तो 18% है। तो ये आपको हर मतलब कि अब जैसे हम ये बता दिए तो ऐसा नहीं है कि ये पत्थर पे लकीर खींच दी, ये बदलते रहता है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रख करके अपने नॉलेज को इन्हांस करते रहना है, अपडेट करते रहना है। फिर अब ये क्या है, तो इट इज अ रेशियो ऑफ बैंक टोटल डिपॉजिट कॉल्ड एनडीटीएल। जैसे हमने बताया आपको कि ये बैंक के टोटल डिपॉजिट एनडीटीएल का रेशियो होता है। और जो एसएलआर होता है इट इज ऑल्सो अ रेशियो ऑफ बैंक नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, मतलब ये भी एनडीटीएल का ही रेशियो होता है। फिर बैंक कीप सीआरआर विथ आरबीआई इन फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व, मतलब बैंक जो सीआरआर को मेंटेन करता है आरबीआई के पास वो कैश के फॉर्म में होता है। मतलब कैश के फॉर्म में इसको रखना है, गोल्ड के रूप में नहीं रखना है या किसी और दूसरे फॉर्म में नहीं रखना है, तो कैश के फॉर्म में रखना है, इसीलिए उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। फिर जो एसएलआर है, बैंक एसएलआर रखते हैं विथ इटसेल्फ अपने पास इन फॉर्म ऑफ कैश या फिर गोल्ड या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जैसे बॉन्ड्स हो गया या फिर ट्रेजरी बिल्स हो गया, तो इस फॉर्म में रख सकते हैं। तो दोनों में अंतर समझ लीजिए कि सीआरआर जो है कैश के फॉर्म में होता है, ये तीनों फॉर्म में हो सकता है। लेकिन देखिएगा बैंक जो है एसएलआर को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स या ट्रेजरी बिल्स के रूप में रखना प्रेफर करते हैं, क्योंकि इस पर रिटर्न भी उनको मिलते रहता है।
फिर उसी तरह से देखिएगा कि पूछता है कि जो कैश रिजर्व रेशियो बैंकों को मेंटेन करना पड़ता है आरबीआई के पास, इस पे कोई ब्याज देता है आरबीआई? तो नो इंटरेस्ट पेड बाई आरबीआई, इस पे कोई भी तरह नो इंटरेस्ट पेड बाई आरबीआई ऑन सीआरआर, सीआरआर पर किसी भी तरह का ब्याज का भुगतान नहीं करता है। इसका मतलब है कि बैंक चाहते हैं कि जो सीआरआर है वो कम रहे, ताकि उनको जो है लोन देने के लिए ज़्यादा अमाउंट हो, और ये इसमें जो है एसएलआर में जो है बैंकों को रिटर्न मिलते रहता है। तो ये एसएलआर हो गया, ये सीआरआर हो गया। तो इस तरह से ये आपको इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर अब जैसे सीआरआर और एसएलआर जो है, अब ये मैंडेटरी है दोनों। जैसे सीआरआर जो है पूछेगा कि कौन सा कानून के तहत मैंडेटरी है, तो सीआरआर जो है मैंडेटरी है, मतलब स्टैट्यूटरी है, ये कानूनी है, बाध्यता है अंडर सेक्शन 42(2) ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। मतलब सीआरआर चूंकि आरबीआई के पास बैंकों को मेंटेन करना है, तो इसके लिए जो अनिवार्य कानून है उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, और इसका सेक्शन है 42(2) के तहत मैंडेटरी। फिर एसएलआर जो है मैंडेटरी है अंडर सेक्शन 24 एंड 56 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो इस एक्ट के तहत ये जो है स्टैट्यूटरी होता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, मतलब लीगल होता है। फिर इसका एक्सटेंट कितना हो सकता है, मतलब इसका लोअर बैंड हो सकता है 3%, जो अभी एकदम लोएस्ट पे है, और इसका अपर बैंड हो सकता है 15%, और जो एक्सटेंट ऑफ एसएलआर है, मतलब इसका जो दायरा है वो लोअर 25% और हायर 40% हो सकता है। लेकिन आफ्टर अमेंडमेंट इन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में जब अमेंड कर दिया गया, तो फिर इसकी कोई लोअर लिमिट नहीं है, देखिएगा, इसीलिए ये जो है अभी 18% के आसपास हो गया है। तो ये सब जो है इसमें बाद में जो है ये 15% और ये 40% से बाद में लगातार इसको कम करके क्या है 13% और 18% किया गया, और इसका एक्सटेंट 25% होता है, लेकिन इस कानून में बदलाव करके इसका लोअर जो बैंड है उसको समाप्त कर दिया गया है। फिर इट इज मेंटेन एट क्लोज ऑफ बिजनेस एवरी डे ऑफ देयर एनडीटीएल, मतलब हर दिन के हिसाब से आपको मेंटेन करना है 3%। जैसे आज 100 रुपया जमा हुआ तो 3 रुपया आरबीआई के पास रख देना है, और 18 रुपया अपने पास रखना है। और ये भी जो है मेंटेन किया जाता है, इट इज ऑल्सो मेंटेन एट क्लोज ऑफ बिजनेस एवरी डे ऑफ देयर एनडीटीएल, एनडीटीएल का ही ये दोनों रेशियो होता है। फिर अब जैसे इसमें रिडक्शन किया गया, रिडक्शन इन द सीआरआर, जो हम बोल रहे थे कि इसको 15% से रिडक्ट करके 3% तक कर दिया गया है, तो ये सब बेस्ड है नरसिम्हम कमेटी के सुझाव पे। ये सुझाव जो है 1991 में सुझाव आया था, तो उसके बाद ये सब रेशियो में लगातार ये कमी किया गया है। फिर रिडक्शन इन एसएलआर इज ऑल्सो बेस्ड ऑन नरसिम्हम कमेटी रिपोर्ट, तो इस तरह का रिपोर्ट दिया गया था नरसिम्हम कमेटी के द्वारा कि ये सब दोनों रेशियो को कम करके बैंकों के पास ज्यादा से ज्यादा लिक्विडिटी होनी चाहिए, और फिर बैंक ज्यादा उधार देंगे, उधार सस्ता होगा, लोग उससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, और फिर देश का अर्थव्यवस्था का विकास होगा, लोग को रोजगार मिलेगा। तो इसी संदर्भ में ये नरसिम्हम कमेटी का रिकमेंडेशन आया था 1991 में, उसके बाद से लगातार इसमें कमी किया गया। फिर इसके आगे हम चर्चा करेंगे, इसको देखेंगे हम लोग। फिर हायर जब सीआरआर होता है, जैसे सीआरआर अगर 3% से अधिक है, 4-5 है, तो हायर सीआरआर मतलब होता है लेस लिक्विडिटी विद बैंक, इससे बैंकों के पास जो है नकदी कम हो जाता है, एंड इकोनॉमी ऑल्सो, मतलब अर्थव्यवस्था में भी लिक्विडिटी क्या है कम हो जाती है। तो इससे इन्फ्लेशन को चेक करने में मदद मिलता है। फिर हायर एसएलआर मीन होता है मोर डेट फॉर द गवर्नमेंट, अगर एसएलआर ज्यादा है तो फिर इसका मतलब है कि ज्यादा जो है सरकार को लोन लेने के लिए लोन सरकार के लिए ज्यादा उपलब्ध होगा, बैंक फिर ज्यादा से ज्यादा फिर सरकार को लोन देंगे, पब्लिक को लोन कम देंगे, तो लो लिक्विडिटी इन इकोनॉमी। फिर अब सरकार को ज्यादा अगर लोन देंगे तो फिर इकोनॉमी में लिक्विडिटी कम हो जाती है, तो हाई एसएलआर का मतलब ये होता है, और हाई सीआरआर का मतलब ये होता है। फिर उसके बाद अगर इसका जो है वाइस वर्सा अगर अपोजिट हो जाए, तो जैसे मान लीजिए कि अब सीआरआर जो है आपका सीआरआर जो है लो हो जाए, तो सीआरआर अगर लो हो, लो सीआरआर मीन लेस लिक्विडिटी विथ बैंक, मतलब बैंकों के पास नकदी कम हो जाएगा, एंड इन इकोनॉमी अर्थव्यवस्था में भी कम लिक्विडिटी होगी। सॉरी, लो सीआरआर मतलब है हाई लिक्विडिटी, हाई लिक्विडिटी विथ बैंक
एंड इन इकोनॉमी में ये कम रहेगा तो बैंक को फिर आरबीआई के पास कम रखना पड़ेगा और मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी और फिर अर्थव्यवस्था का विकास बढ़ेगा। फिर लो एसएलआर का मतलब होता है लेस डेट अवेलेबल फॉर गवर्नमेंट, मतलब सरकार को कम उधार मिलेगा। और फिर हाई लिक्विडिटी इन इकोनॉमी, और फिर अर्थव्यवस्था में जो है लिक्विडिटी ज्यादा होगी। तो ये सब आपको समझना चाहिए, इसी से क्वेश्चन रहता है, जिससे हम यहाँ पे एग्जांपल से समझेंगे। 19 के आसपास जो है सीआरआर हमने बताया था कि ज्यादा था, एसएलआर भी ज्यादा था, मतलब बैंक को ज्यादा अमाउंट रिजर्व रखना पड़ता था और लोन के लिए बहुत कम अमाउंट रहते थे, 46.5%। तो जब लोन के लिए कम अमाउंट है तो जाहिर सी बात है कि लोन जो है क्या होगा, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा। और उस समय देखिएगा 18%, 15%, 13% के आसपास क्या था, ब्याज दर था उस समय, तो हाई इंटरेस्ट रेट था। फिर अभी जब 2020 में हम देखते हैं तो सीआरआर कम है, एसएलआर भी कम है, और फिर ये जो है 21% है, और इसका मतलब है कि 79% जो है वो बैंकों के पास लोन के लिए उपलब्ध है अमाउंट। तो जब अमाउंट ज्यादा होगा लोन के लिए तो फिर इंटरेस्ट रेट लो होगा, उधार सस्ता होगा, 8, 8.5% में अभी आपको क्या है, उधार मिल जाता है। तो अब इस टूल्स का प्रयोग करके आरबीआई क्या करता है, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। जैसे सीआरआर अगर हाई है तो, या एसएलआर हाई है, मतलब जैसे 19 के डेकेड में था, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, हाई होगा, और फिर लोन लोग कम लेंगे, फिर लोन कम लेंगे तो मनी सप्लाई कम होगा और उससे प्राइस का लेवल जो है नीचे रहता है। ऐसा किया भी जाता है। अभी जैसे महंगाई बढ़े तो आरबीआई इसको बढ़ा करके जो है ये जो है इन्फ्लेशन को चेक करता है। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, जैसे अभी कोविड पेंडेमिक 19 की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ का जरूरत है, तो देखिएगा सीआरआर में क्या है, कमी किया गया, एसएलआर कम किया गया, और इससे इंटरेस्ट रेट क्या है, सस्ता हो जाता है। और फिर इससे लोन क्या है, तो लोन का डिमांड बढ़ जाएगा, क्रेडिट ग्रोथ बढ़ जाएगा, फिर मनी का सप्लाई बढ़ जाएगा, फिर प्राइस का लेवल बढ़ जाता है, और फिर ग्रोथ जो है वो बढ़ जाता है। तो ये दो ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख करके आरबीआई सीआरआर, एसएलआर का इस्तेमाल करता है। तो ये हमने बहुत संक्षेप में आपको समझाने का प्रयास किया कि सीआरआर, एसएलआर होते क्या हैं, ये किसके रेशियो हैं, और इससे क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको मैं एक कॉम्परेटिवली जो है एक साथ रख कर इसलिए दिखा दिया आपको। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो फिर जो है इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर नेक्स्ट में जो है रेपो ऑपरेशन सुने होंगे या फिर इश्यूअर ऑफ करेंसी आरबीआई के बारे में सुने होंगे। तो अभी आरबीआई का सीरीज जो हम लोग चला रहे हैं, तो इसमें हमने देखा कि पहले वीडियो में हमने बनाया इंट्रोडक्शन ऑफ आरबीआई, फिर उसके बाद से सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई, फंक्शन ऑफ आरबीआई, फिर मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी ऑफ आरबीआई, फिर उसमें रिजर्व रेशियो पढ़ा दिए सीआरआर, एसएलआर, फिर इश्यूअर ऑफ करेंसी पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद से नेक्स्ट इसी तरह का मैं वीडियो बनाते रहूंगा। तो ये बैंकिंग अवेयरनेस का जो है कंटिन्यूस जो है सीरीज जारी है, इसको आप देखते रहिए। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।